नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राइफ़ल प्रश्नों के बारे में, राइफ़ल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। और ये हमारे सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, बीएसएफ के जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, राइफ़ल कैसा हथियार है? तो राइफ़ल जो है वो फ्लैट ट्रैजेक्टरी का जो है ये हथियार है। और राइफ़ल खोलने से पहले कौन सी कार्रवाई जो है की जाती है यहाँ पे? तो मुलाहिजा यानी कि निरीक्षण जो होता है वो किया जाता है राइफ़ल का। राइफ़ल की काबिलियत किन-किन बातों पर निर्भर है? तो राइफ़ल की हिफाज़त व सफाई और फायर करने वाले की काबिलियत पर ये जो 2 बातें हैं ये निर्भर हैं। फुल थ्रू में जो है वो कितने फंदे होते हैं? तो 3 फंदे होते हैं फुल थ्रू में। अब बात करते हैं 3 फंदे जो फुल थ्रू में होते हैं वो किस-किस काम आते हैं। तो सबसे नीचे वाला फंदा जो होता है वो तेल वाली चिंदी के लिए, और बीच वाली चिंदी जो है वो सूखी चिंदी के लिए, और ऊपर वाला जो है वो वायर गेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। भर कब दुरुस्त माना जाता है? जो भर की कार्रवाई होती है राइफल में तो वो कब दुरुस्त मानी जाती है? तो जब भर की कार्रवाई की जाती है तो तब मैगज़ीन को चढ़ाया जाता है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ़ मैगज़ीन चढ़ाई जाती है बल्कि चैम्बर में राउंड नहीं होता है। तो इसी वजह से मैगज़ीन चढ़ा हुआ होता है, चैम्बर खाली होता है, और सेफ्टी कैच जो है वो एस पे ही रहता है भर की कार्रवाई पर। और उसके बाद जो है मैगज़ीन चढ़ाने के बाद पोच का बटन जो है बंद किया जाता है। इसलिए भर की जो आखिरी कार्रवाई है वो क्या होती है? तो ये होती है आपकी पाउच का बटन बंद होना, जो है ये आखिरी कार्रवाई होती है भर की कार्रवाई में। ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज मैगज़ीन कब-कब करते हैं? तो मैगज़ीन जो है वो कब चार्ज करते हैं? तो क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर जो है मैगज़ीन को चार्ज करते हैं, पेट्रोलिंग जाते समय, जहाँ चैम्बर खाली मैगज़ीन भरा रखने की ज़रूरत हो तथा जल्दी से दुश्मन मिलने का अंदेशा न हो, वहाँ पर चार्ज की कार्रवाई करते हैं। दूसरे किस्म का खाली कर कब किया जाता है? तो दूसरे किस्म का जो खाली कर है वो कीचड़ वाली ज़मीन हो, पानी भरा हो, लंबी-लंबी घास हो तथा जहाँ राउंड के गुम होने का खतरा हो, वहाँ पर जो है दूसरे किस्म का खाली कर किया जाता है। अब बात करते हैं हम, कितने ग्रेन का एक पौंड होता है? कितने ग्रेन का जो है एक पौंड होता है? तो 7000 ग्रेन का जो है एक पौंड होता है। त्रिकोण कितने प्रकार के होते हैं? तो फौज की भाषा में आपको पता होगा, एक तो होता है खड़ा और एक होता है क्या? पड़ा हुआ। ठीक है। तो एक खड़ा और एक पड़ा हुआ, तो 2 प्रकार के कोण होते हैं, खड़ा और पड़ा। राइफल के फायर करने की कौन सी सबसे अच्छी पोजीशन है? तो सबसे अच्छी पोजीशन जो है फायर करने की वो मानी जाती है लाइन पोजीशन, जिसको लेट के पोजीशन भी कहा जाता है। और ग्रुपिंग व क्लासिफिकेशन टारगेट में क्या अंतर है? ठीक है। तो ग्रुपिंग टारगेट में जो है सफ़ेद एमिंग मार्क लगा होता है, जबकि क्लासिफिकेशन टारगेट में दाएं दायरे बने होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4x4 व 1x1 टारगेट में सफ़ेद एमिंग मार्क का साइज कितना होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 गुणा 1/2 व 3/4 गुणा 1 से 1/8 जो है ये होता है सफ़ेद एमिंग मार्क का साइज। ठीक है। 4x4 और 1x1 टारगेट में। ठीक है। 1x1 टारगेट का ये रह गया और 4x4 वाले में ये रह गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमिंग रेस्ट। एमिंग रेस्ट से जवानों को सिखलाई क्यों दी जाती है? तो राइफल से दुरुस्त शिस्त लेने का तरीका सिखाने के लिए जो है, यदि शिस्त में गलती हो तो जवानों को सिखलाई के दौरान उसे ठीक करने के लिए एमिंग रेस्ट से जवानों को सिखलाई दी जाती है। RAT पर लगा रिप्रेजेंटेटिव टारगेट का नाम क्या है? तो 6x6 इंच। ठीक है।
राइफल का एमिंग रेस्ट पर रखते समय ध्यान देने की क्या क्या बातें हैं? तो राइफल का एम को जो है एमिंग रेस्ट पर रखते समय ध्यान देने वाली बातें हैं। एक टांग टारगेट की सीध में हो, बड़ा आर्म आगे हो, राइफल कॉक हो, सीलिंग एलिवेटिंग क्लैंप के बरखिलाफ हो। यदि नंबर 4 मार्क 1 राइफल हो तो साइट खड़ी हो, सेफ्टी कैच आगे हो तथा सीलिंग ढीला हो। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, राइफल एमिंग रेस्ट पर कॉक क्यों रखते हैं? तो शिस्त लगाते समय जवान को मालूम हो कि आंख व गर्दन कहाँ रखनी है, इसलिए जो है राइफल एमिंग रेस्ट पर कॉक रखते हैं। ठीक है, टीओ यानी कि ट्रिगर ऑपरेशन कितने होते हैं? तो 5 ट्रिगर ऑपरेशन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टिक रेस्ट की सिखलाई क्यों दी जाती है? तो जवानों को राइफल सीधा पकड़ने की आदत डालने के लिए जो है स्टिक रेस्ट की सिखलाई दी जाती है। जमीन में गाड़ देने के बाद स्टिक रेस्ट कितना ऊपर रहना चाहिए? तो जमीन में गाड़ देने के बाद स्टिक रेस्ट 8 इंच ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, 4x4 टारगेट पर कितने दायरे होते हैं? तो 4 होते हैं। सबसे अंदर वाला जो होता है वो बुल होता है, उसके बाहर वाला इनर होता है, फिर मैगपाई होता है और सबसे बाहर जो होता है वो आउटर होता है, और उसके बाहर जो है कोई भी मार्क्स नहीं होते, उसके आगे का कोई भी राउंड आपका गिना नहीं जाता है। फिगर 11 का माप क्या है? तो 3/9 लंबाई है, 19 जो है ये चौड़ाई है, छाती और सिर की चौड़ाई जो है वो 12 है और बॉटम जो है वो 14 है। फिगर 12 का माप क्या है? तो फिगर 12 का माप है 1/7 तथा 1/10 जो है ये चौड़ाई है छाती से। ठीक है, अब आगे आते हैं फिगर 13। फिगर 13 जो है उसकी माप यहाँ पे आप देख सकते हैं, लंबाई 1 फुट 10 इंच, चौड़ाई 1 फुट 7 इंच और 3 फुट ऊंचाई जमीन से होगी। ठीक है, CQB टारगेट का माप क्या है? तो लंबाई 5 फुट 9 इंच, चौड़ाई 1 फुट 4 इंच, छाती 1 फुट 5 इंच हिप से। वायर गेज का माप क्या है? तो वायर गेज का माप है 2 सही 1/2 इंच गुणा 2 सही 1/2 इंच। ठीक है, स्नैप शूटिंग किसे कहते हैं? तो स्नैप शूटिंग जो है ये पलक झपकते ही दुश्मन को बर्बाद करने की जो कार्रवाई होती है ना, उसको स्नैप शूटिंग कहते हैं। ग्रुपिंग फायर के पॉइंट किसे दिए जाते हैं? तो मतलब कैसे दिए जाते हैं? तो 1 इंच से 4 इंच के बीच में जिसका ग्रुप बनता है उसको 30 पॉइंट मिलते हैं, 5 इंच से 8 इंच तक के लिए 20 पॉइंट मिलते हैं और 9 से 12 के लिए जो है 10 पॉइंट मिलते हैं। उससे बाहर का आपका, उससे बड़ा जो ग्रुप अगर आपका बनता है तो वो आपका माना नहीं जाता है। लास्ट है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, क्लासिफिकेशन टारगेट पर पॉइंट कैसे दिया जाता है? क्लासिफिकेशन पर जो है दिया जाता है बुल के 4 पॉइंट, इनर के 3 पॉइंट, मैगपाई के 3, आउटर का 1 और उससे बाहर नहीं दिया जाता, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। अब आपके लिए जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आड़ पकड़ने का तरीका। आड़ जो है पकड़ने का तरीका क्या है? तो दौड़ो, लेटो, रेंगो और आड़ पकड़ो, ये जो है आड़ पकड़ने का तरीका है। देखो, साइड लगाओ और फायर करो, ये यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मेन जो है दौड़ो, लेटो, रेंगो और आड़ पकड़ो जो है ये आड़ पकड़ने का तरीका है। आड़ कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कुदरती और एक होती है बनावटी। कुदरती जो होती है वो पहले से होती है और बनावटी जो होती है वो हमारे द्वारा जो है बनाई जाती है। ठीक है, आड़ की खूबियाँ क्या क्या हैं? आड़ की खूबियाँ क्या क्या हैं? तो पकड़ना आसान हो, आरामदेह हो, फील्ड ऑफ फायर साफ हो, हथियार का इस्तेमाल हो सके वहाँ से। ठीक है, मशहूर निशान के पास ना हो तथा आड़ गोली की होनी चाहिए। ठीक है, अगर सामने से गोली आती है तो उससे बचाव करने के लिए जो है गोली की आड़ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लीड हासिल करने का क्या तरीका है। तो एम, फॉलो, पास, फायर और डिक्लेयर।
राइफल को मुठभेड़ की लड़ाई में ले जाने के कितने तरीके हैं? तो दाहिने कंधे पर ले जाना, बांधे बाजू पर ले जाना, और हुक पोजीशन और अलर्ट पोजीशन। ठीक है। राइफल की अप्लाइड सेफ्टी डिवाइस क्या है? तो अप्लाइड सेफ्टी डिवाइस जो है वो सेफ्टी कैच है, सेफ्टी कैच है। ठीक है। कंधा मारने से गोली कहाँ लगेगी? तो कंधा मारने से जो है 7 बजे की लाइन पर जो है गोली लगती है। वहीं हम झटके से ट्रिगर दबाने से गोली कहाँ लगेगी? तो अगर हम झटके से ट्रिगर को दबाते हैं तो 4 बजे की लाइन पर जाती है। यदि आपकी गोली 4 बजे की लाइन पर जा रही है, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, 3, 6, 9 और 12। यदि आपकी गोली 4 बजे की लाइन पर जा रही है तो आप झटके से ट्रिगर प्रेस कर रहे हैं। यदि आपकी गोली 7 बजे की लाइन पर जाती हैं तो आप जो है कंधे से प्रेस कर रहे हैं। जब आप फायर करते हैं उसी समय आप कंधा मारते हैं और आपकी गोली जो है 7 बजे की लाइन पर जाती है। पकड़ ढीली होने पर गोली कहाँ लगेगी? अगर आपकी पकड़ ढीली है तो गोली कहीं भी लग सकती है, फैल सकती है, मतलब पूरी फैल जाएंगी, कोई दाएं जाएगी कोई बाएं जाएगी, इस प्रकार से जो है फैल जाएंगी। एक झटके से ट्रिगर कब दबाते हैं? ग्रेनेड फायर करते समय जो है एक झटके से ट्रिगर को दबाना पड़ता है। ब्लैंक राउंड को फायर करते समय झटके से ट्रिगर दबाते हैं, और सीधाई लेकर फायर करते समय या मुठभेड़ की लड़ाई में जो है झटके से ट्रिगर दबाते हैं। लाइट अप साइट अप से क्या समझते हैं? अब हम बात करते हैं लाइट अप साइट अप से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइट ज़्यादा हो तो साइट बढ़ाई जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की अधिकता से एक नकली साइट बन जाती है। फोर साइट पर ज़्यादा देर निगाह जमाने से गोलियां कहाँ लगेंगी? तो एमिंग पॉइंट से ऊपर जाएंगी, ठीक है। टारगेट पर ज़्यादा निगाह जमाने से गोलियां कहाँ लगेंगी? तो टारगेट पर जब हम ज़्यादा निगाह जमाते हैं तो गोलियां एमिंग पॉइंट से नीचे लगती हैं, और फोर साइट पर लगाने से ऊपर लगती है। राइफल को कितनी दूरी से जीरो करते हैं? तो जो राइफल की जो जीरोइंग होती है ना, वो 25 गज से 100 गज के बीच से जो है किया जाता है। और जीरोइंग के फायदे क्या होते हैं? जीरोइंग के फायदे क्या होते हैं? तो फायर को अपने आप पर तथा हथियार पर भरोसा हो जाता है, और क्लासिफिकेशन रेंज पर परिणाम अच्छा निकलता है, तथा एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल होता है जीरोइंग करने से। 100 गेज से एमपीआई कहाँ बनती है? तो पॉइंट ऑफ एम से 2 इंच ऊपर बनती है। फैक्ट्री से निकलने से पहले राइफल रेंज टेस्ट कितनी दूरी से करते हैं? तो 100 फीट से किया जाता है। टीओईटी और एक्यूरेसी में अंतर क्या है? तो जवानों की जांच को जो है टीओईटी तथा हथियार टेस्ट करने को जो है एक्यूरेसी कहते हैं। राइफल को जीरो कौन करता है? तो जिस फायरर की ग्रुप की काबिलियत 8 इंच तक हो वो जो है राइफल को जीरो करता है। पीटिंग किसे कहते हैं? पीटिंग जो है बोर में जंग या धातु को खराबी से छोड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, उसे पीटिंग कहते हैं। पकड़ किसे कहते हैं? पकड़ तो हथियार की बैरल बाहरी चोट से दब जाए तो उसे पकड़ कहते हैं। एक फायरर किए हुए ग्रुप से क्या हाजिर होता है? हथियार, फायरर व एमिनेशन की गलती जाहिर होती है। सभी गोलियां एक ही सुराख से क्यों नहीं गुजरती हैं? सभी गोलियां जो है वो एक ही सुराख से क्यों नहीं गुजरती हैं? तो एमिनेशन में चार्ज की मात्रा में कमी बेसी, बैरल का गर्म होना, स्टॉकिंग का ढीला होना, मौसम असर, फायरर की गलती, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, जिनकी वजह से एक ही सुराख से सारी गोलियां नहीं निकलती हैं। गलती से गलती से क्या समझते हैं आप? है ना, बोलते हैं ना गलती में गलती करो तो सही हो जाता है। तो एक फायरर अपनी एमपीआई को मालूम न करते हुए गोलियों की मार को देखकर ही करेक्शन करता है तो उसे गलती में गलती करना कहते हैं।
गलती की तरफ बढ़ना किसे कहते हैं? तो हथियारों को जीरो करते समय जिस तरफ गोली लगी हो उसी तरफ साइड सरकाई जाती है, उसे गलती की तरफ बढ़ना कहते हैं। एप्लीकेशन फायर किसे कहते हैं? तो जब एक फायरर अपने ग्रुप की काबिलियत के अंदर रहते हुए अपनी ग्रुप की एमपीआई को टारगेट के सेंटर में लगाने के लिए जो फायर करता है उसे एप्लीकेशन फायर कहते हैं। राइफल पर एम करेक्टर कहाँ लगाते हैं? राइफल पर जो एम करेक्टर है ये लगता है आपके बैक साइड के पीछे स्मॉल बेड पर। रात को फायर करने को क्या कहते हैं? तो रात को फायर करने को जो है वो कहते हैं आपको पॉइंटिंग टेक्निक, यानी दोनों आंखें खोलकर जो है सीधाई से जो है फायर करना पड़ता है रात में। ठीक है। राइफल पर बैनर चढ़ाने से गोली कहाँ लगेगी? तो एमिंग पॉइंट से ऊपर लगेगी। साइट रेडियस के कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो साइट रेडियस के कम ज़्यादा होने से जिन हथियारों का साइट रेडियस ज़्यादा होना चाहिए उनकी कारगर रेंज ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं हम बैरल का छोटा बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो जिन हथियारों का बैरल जितना बड़ा होगा उतना ही मजल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल क्या हैं? तो अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल हैं दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त पकड़ और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है। एम्यूनेशन की सफाई क्यों की जाती है या क्यों ज़रूरी है? तो रोकों से बचने के लिए जो है फायर में तेज़ी लाने के लिए, फायर का अच्छा नतीजा हासिल करने के लिए एम्यूनेशन की सफाई ज़रूरी है। जीरोइंग किसे कहते हैं? तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं की गलती को साइटों के जरिए दूर करने की कार्रवाई को जीरोइंग कहते हैं। जमीन गोली को किस रफ्तार से खींचती है? तो पहले सेकंड में 16 फीट प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में 64 फीट प्रति सेकंड तथा तीसरे सेकंड में 114 फीट प्रति सेकंड। अब फायरिंग रेंज कितने प्रकार के होते हैं? तो फायरिंग रेंज जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के फायरिंग रेंज होते हैं: शॉर्ट रेंज, मिनीचर रेंज, लॉन्ग रेंज, ग्रेनेड रेंज और फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, ये याद रखना। और गोली के घुसाव पर असर डालने वाली क्या क्या बातें हैं? तो एम्यूनेशन की किस्म, फायर की किस्म, आड़ की किस्म, रेंज, मजल वेलोसिटी तथा गोली को टकराने का एंगल, ये जो है गोली के घुसाव पर असर डालने वाली बातें हैं। बाकी बैरल में कौन कौन से नुक्से पड़ते हैं? तो कार्ड वेनर, रॉड वेपर, रस्ट, कट, वुलेज, गैस फॉलिंग, पकड़, वंट, स्क्रैच, निकल, फाउलिंग, करोजन, पिटिंग, रिंग इरोजन आदि। ट्रेनिंग स्टिक की बनावट का बयान करें। तो लंबाई होती है 5 फुट 9 इंच, गुद्दा होता है 2 इंच और रिंग होती है 3 इंच। रेंज के झंडों का नाम क्या है? तो रेंज के जो झंडे होते हैं स्टॉप वर्ड फ्लैग, संतरी फ्लैग, फायरिंग पॉइंट, बट फ्लैग, मिस फ्लैग और जो है ये होते हैं और इनकी जो है नाप यहाँ पे दी गई है। आप वीडियो को रोक के यहाँ पे देख सकते हैं। कोच की खूबियाँ क्या होती हैं? तो कोच की खूबियाँ जो है फायरर के मिजाज से वाकिफ हो, खुद भी अच्छा फायरर हो, गलती पकड़ने वाला हो, ठीक है, हमदर्द व सब्र वाला हो और पक्का इरादा रखता हो। एम्यूनेशन की घुसाव की ताकत सबसे ज़्यादा कौन सी रेंज पर होती है? तो ये 5 गज पर होती है। सबसे ज़्यादा घुसाव की ताकत कौन से एम्यूनेशन में होती है? तो AP एम्यूनेशन में। बट रजिस्टर का आर्मिंग नंबर कितना होता है? तो ये होता है IAFC 853। ठीक है। फायरिंग पॉइंट रजिस्टर CRP फॉर्म नंबर कितना है? तो CRP फॉर्म नंबर 41 है। राइफल को CQB में फायर करते समय ध्यान देने की बातें क्या हैं? तो ट्रिगर झटके से दबाएं और सीधाई से बैनेट लगा हो। ठीक है। राइफल से ब्लैंक राउंड जो है वो फायर करते समय
ध्यान की बातें क्या हैं, तो ट्रिगर झटके से दबाना चाहिए और 15 गज तक कोई जवान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हार्मोनाइजेशन ऑफ साइट किसे कहते हैं, तो राइफल को की साइटों के द्वारा इस प्रकार एडजस्ट करना कि लैंडस्केप टारगेट को बचाते हुए गोलियां सही निशाने पर लगे। लैंडस्केप टारगेट का माप कितना है, तो 5x2 होता है, ठीक है। हथियारों की कारगर रेंज पर किस चीज़ का असर पड़ता है, तो ये पड़ता है साइट रेडियस व एमिनेशन का। मजल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। मजल वेलोसिटी क्या है, तो ये है आपकी बुलेट का मजल से बाहर निकलते समय जो रफ्तार होती है उसे मजल वेलोसिटी कहते हैं। हथियारों की बैरल बड़ी छोटी होने से किस चीज़ का असर पड़ता है, तो मजल वेलोसिटी का असर बड़ी बैरल में ज़्यादा और छोटी बैरल में कम होता है। अगर छोटी बैरल होगी तो कम स्पीड से निकलेगी और अगर बड़ी बैरल होगी तो वो उतनी ही स्पीड से निकलेगी। रेंज पर सिग्नलिंग डिस्क से पॉइंट बताने का क्या तरीका है, तो सफ़ेद हिस्सा 10 नंबर तथा काला वाला 1 नंबर को जाहिर करता है। फिगर नंबर 13 टारगेट किस चीज़ को जाहिर करता है, फिगर नंबर 13 टारगेट जो है वो LMG 1 और 2 को जाहिर करता है। लैंड और ग्रुप में फ़र्क बताओ, तो लैंड और ग्रुप्स में बैरल के अंदर कटाव वाले हिस्से को जो है वो ग्रुप्स कहते हैं और दो ग्रुप्सों के बीच जो उभरी हुई जगह होती है उसको क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। राइफल का निरीक्षण कब किया जाता है, तो सबक शुरू करने से पहले व सबक समाप्त होने पर, यानी कि जब क्लास चलती है इसकी तो शुरू करने से पहले और समाप्त होने के बाद, या रेंज पर फायर करने से पहले और फायर समाप्त होने पर, या कैंप ड्यूटी या पेट्रोलिंग से आने के बाद, या राइफल को कोच से लेते और रखते समय। ये 4 चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। राइफल को खोलने से पहले क्या कार्रवाई की जाती है, तो राइफल का निरीक्षण और राइफल कॉक और सेफ्टी कैच एज पर, ये जो है खोलने से पहले कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले निरीक्षण किया जाता है, राइफल कॉक की जाती है, सेफ्टी कैच एज पर किया जाता है। कॉम्बिनेशन टूल का काम बताएं, तो कॉम्बिनेशन का जो है टूल गैस रेगुलेटिंग को सेट करना, चैम्बर को साफ करना और बैक साइड स्क्रू को ढीला करना और कसना और छोटे छोटे स्क्रू को कसना जो है ये काम है। राइफल के बट ट्रिप में क्या सामान होता है, तो सिंगल फुल थ्रू और ऑयल बोतल होती है। क्या SLR की मैगजीन को 7.62 mmg में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो मैगजीन भरने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें क्या हैं, भरने से पहले मैगजीन का मुलायजा करो और एमुनेशन की सफाई की जाए, उसके बाद मैगजीन को भरा जाए, ठीक है। फायर करते समय राइफल की मैगजीन ज़मीन पर क्यों नहीं टिकाना चाहिए, तो मैगजीन को ज़मीन पर टिकाने से गोलियां पॉइंट ऑफ एम से नीचे लगती हैं। कहाँ लगती हैं, पॉइंट ऑफ एम, जहां आप एम लोगे उससे नीचे लगेंगी, इसलिए मैगजीन को ज़मीन पर नहीं टिकाया जाता फायर करते समय। मैगजीन को भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, राउंड की गिनती की जाए, अगर कोई राउंड भरते समय नीचे गिर जाता है तो उसे आखिर में साफ करके भरा जाए। इंसास राइफल में भर पोजीशन के हुक्म पर कौन सी पोजीशन अख्तियार की जाएगी, तो स्टैंडिंग पोजीशन, राइफल सामने 45 डिग्री पर। भर के हुक्म पर सेफ्टी कैच की पोजीशन कहाँ होगी, भर के हुक्म पर सेफ्टी कैच की पोजीशन एस पर होगी। रेडी पर सेफ्टी कैच की पोजीशन कहाँ होगी, तो रेडी पर आर पर हो जाएगी। और रेडी पोजीशन में देखने वाली बातें क्या होंगी, तो चेन लीवर आर पर होगा, कलमे वाली उंगली ट्रिगर के ऊपर सवार हो और चैम्बर में राउंड हो। जब जब भर होगा तब सिर्फ मैगजीन चढ़ेगी और जैसे ही रेडी होगा तो आप राइफल को कॉक करेंगे और चेन लीवर आर पर करेंगे और कलमे वाली को ट्रिगर के ऊपर सवार रखेंगे
और जैसे फायर बोला जाएगा उसके बाद आप अपना फायर शुरू कर सकते हैं। तो मेक सेफ और भर में क्या अंतर है? तो भर में राइफल पहले से ही क्लियर होती है और मगर मेक सेफ में जो है राइफल को क्लियर करके भरी हुई मैगजीन को चढ़ाया जाता है। राइफल की बैक साइड पर 50 गज की तब्दीली क्यों नहीं की जाती? तो क्योंकि इसमें 50 गज के लिए झिरी नहीं बनी होती है। जीरोइंग करते समय वर्टिकल गलती ऊपर नीचे की गलती को कैसे दूर करते हैं? तो फोरसाइट को ऊपर या नीचे घुमाकर करते हैं। डिफ्लेक्शन की गलती दाएं व बाएं की गलती को कैसे दूर करते हैं? तो बैक साइड को दाएं या बाएं खिसका कर करते हैं। साइट अलाइनमेंट क्या है? फायरर की आंख व बैक साइड अपर्चर का सेंटर तथा फोरसाइट टिप को एक सीध में करने को ही साइट अलाइनमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं साइट पिक्चर की। तो साइट पिक्चर क्या है? साइटों को अलाइन करके पॉइंट ऑफ एम से मिलाने पर साइट पिक्चर बनता है। शॉर्ट एमिंग रेस्ट से एमिंग बॉक्स से कितनी दूरी पर होता है? तो 15 गज पर होता है। एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं? तो शिस्त लेने का अभ्यास मिलता है। एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज में शॉर्ट ग्रुप का साइज कितना होता है? तो 8 mm या अनघड़ी पेंसिल की गोलाई के बराबर होता है। एमिंग डिस्क और आई डिस्क में क्या अंतर है? तो एमिंग डिस्क का आधा गोल हिस्सा काले रंग का होता है और आई डिस्क पूरा सफ़ेद गोला होता है। इंसास राइफल का बैटल साइट क्या है? तो 400 मीटर है बैटल साइट इसका। जो इसकी रेंज है वो है 400 मीटर इंसास की। फायरिंग के लिहाज से हवा की किस्में बताओ और उसका फायर पर क्या असर पड़ता है? तो हल्की तेज और बहुत तेज हवा अलग अलग रेंजों पर इसका अलग अलग असर होता है। सीटिंग पोजीशन कब ली जाती है? तो सीटिंग पोजीशन जब फायर डाउन हिल ऊपर से नीचे को यानी कि हमको फायर करना हो, है ना। शॉर्ट रेंज से हरकती टारगेटों पर करना हो, फायर ज़्यादा देर आराम से बैठकर फायर कर सकता है, तब जो है हमको क्या करना है, बैठ के हम यहाँ से नीचे की तरफ जो है फायर करेंगे आराम से। आड़ के किस तरफ से फायर करना चाहिए? अगर ये आड़ है तो इसको हम शरीर छुपाएंगे, ठीक है, इसके पीछे शरीर छुपाएंगे तभी तो फायर करेंगे। तो जिसका मास्टर हैंड दाहिना हो वह दाहिने तरफ से यानी कि बाएं बायां शरीर इसके अंदर पीछे घुस जाएगा और दाहिनी तरफ से वो फायर करेगा। और यदि बायां है तो बाईं तरफ से फायर करेगा और दाईं तरफ उसका शरीर रहेगा तो उसका शरीर छिप जाएगा, है ना। इस प्रकार से दाहिना मास्टर हैंड है तो दाएं से और बायां है तो बाएं से वो फायर करेगा आड़ के पीछे से। रेंज के हुक्म मिलने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो बताया हुआ रेंज लगाया जाए, राइफल को कॉक किया जाए, राइफल को कंधे में लिया जाए, अगले हुक्म का इंतजार करें। अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल लिखें। अच्छे फायरर के बुनियादी उसूल बताइए क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छे फायरर के जो है 3 बुनियादी उसूल होते हैं, दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये क्लास जो है आगे भी आती रहेंगी और यहाँ पे जो भी आपकी जो सीआरपीएफ की, एलडीसी, जीडी की है और यहाँ पर एचसीएम का भी यहाँ पर एलडीसी वाला है, तो इनमें सब में कुछ ना कुछ जो है डिपार्टमेंटल से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो वो सब ध्यान में रखते हुए जो है आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। बाकी इसके अलावा सीएपीएफ की जितनी भी फोर्स हैं और उनमें भी जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सब सेम होते हैं सबके। तो इसलिए ये सब आपको जो है हमारी क्लासों में देखने को मिलेंगे और इसकी सारी क्लासें आपको कराई जाएंगी। आज राइफल प्रश्नोत्तरी है और इसके बाद जो है इंसास की, एलएमजी की और उसके बाद जो है इनके जितने भी जो है रजिस्टर हैं, फॉर्म नंबर हैं, वो सारे आपको बताए जाएंगे अलग अलग क्लास में, अलग अलग चीज़ों के बारे में ये जो है क्लास आती रहेंगी।
तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लाइंग पोजीशन में ध्यान में रखने वाली बातें क्या है, तो फ्लैश हाइडर जमीन से उठा हो, बटन लाइट और फायर से तिरछा हो, कैरिंग हैंडल पूरा बैठा हो और राइफल बटन से आगे हो ताकि कंधे में ले जाते समय कठिनाई ना हो। टांगे कद के मुताबिक खुली हुई हो, ठीक है, टांगों को कद के मुताबिक खोल सकते हैं। ट्रिगर को झटके से दबाने से गोली कहाँ लगेगी, 4 बजे की लाइन पर लगेगी, बताया था। और फ्लिंच से आप क्या समझते हैं, जब फायर के झटके से घबराता है तब अपना सिर हिलाता है और आंखें बंद करता है, कंधे को पीछे खींचता है और साथ ही साथ बाएं हाथ की पकड़ मजबूत करता है, उसे फ्लिंच कहते हैं। बक से आप क्या समझते हैं, फायर के झटके को रोकने के लिए फायरर कंधे को आगे की तरफ मारता है तो उसे बक कहते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ खींचता है उसे फ्लिंच कहते हैं, और जब मारता है ना कंधा आगे की तरफ फायर करते समय तो उसे बक कहते हैं। लंबाई की हालत में राइफल से कितने किस्म का फायर होता है, तो लड़ाई की हालत में जो है राइफल से 3 प्रकार का जो है फायर होता है। ये है, एक तो लड़ाई की हालत में राइफल से कितने किस्म का फायर होता है, तो एक होता है डेलिब्रेट और रैपिड फायर और स्नैप शूटिंग, ठीक है। और स्टॉप के हुक्म पर क्या कार्रवाई की जाती है, जब स्टॉप किया जाता है तो कलमे वाली उंगली ट्रिगर से बाहर निकाल दो तुरंत, और उसके बाद राइफल को नीचे लाओ, जरूरत हो तो मैगजीन की बदली करो। लीड किसे कहते हैं, तो टारगेट और निशाने के बीच के फासले को लीड कहते हैं। फोर इलाज से कौन कौन सी रोकें दूर की जा सकती हैं, खाली मैगजीन, बॉडी में लटका हुआ राउंड, मिस फायर, ये जो है फोर इलाज में आते हैं, ठीक है। मैगजीन खाली होगी तो मैगजीन की बदली कर सकते हो। बॉडी में अगर लटका हुआ राउंड है तो उसे आप बाहर निकाल के क्लियर करके फिर दोबारा शामिल कर सकते हो। मिस फायर हो गया तो भी आप जो है उसको राउंड को बाहर निकालो और उसके बाद फायर में शामिल करो। राइफल 1 या 2 राउंड फायर के बाद रुक जाए तो कौन सी रोक दूर की जाएगी, तो गैस की कमी हो सकती है ना। अगर 1-2 राउंड फायर कर रहा है और उसके बाद रुक रहा है तो गैस की कमी है। गैस रेगुलेटर कौन से हाथ से घुमाना चाहिए, तो गैस रेगुलेटर को बाएं हाथ से घुमाएं, ठीक है। टूल रिमूविंग रेप्चर्ड केस के हिस्से पुर्जों के नाम क्या हैं, तो ये है बेस, सेंटर पिन और स्लीव। रेतीले इलाके में धूल या गर्दे से बैरल और चैम्बर को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, तो राइफल के चैम्बर में राउंड रखा जाए, ठीक है, और सेफ्टी का जो है वो अस्पर हो। क्लियरिंग प्लग का क्या काम है, तो चैम्बर से कटे हुए केस को निकालना जो है ये क्लियरिंग प्लग का काम है। ग्रेफाइट ग्रीस इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो गर्म इलाके में जहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर राइफल का गैस वेंट बंद हो जाता हो तो क्या राइफल फायर करेगी, तो फायर करेगी परंतु बार बार कॉक करना पड़ेगा, ठीक है। गैस रेगुलेटर कब दुरुस्त माना जाएगा, जब राइफल बिना रुके फायर करे तब माना जाएगा। इजेक्ट किया हुआ खाली खोखा जो है 10 से 12 फीट दूर गिरे तब जो है गैस रेगुलेटर दुरुस्त माना जाएगा। अब हम बात करते हैं चाल में स्लाइड के बाएं और पिछले पहलू का क्या काम है। जब राउंड पूरी तरह चैम्बर में बैठ जाता है और ब्रिज ब्लॉक लॉक हो, सेफ्टी शेयर को दबा देता है तो राइफल फायर के लिए तैयार हो जाती है। दीवार के पीछे या कमरे से फायर करने की क्या तरतीब है, तो दीवार से चंद एक ईंट निकालकर तथा कमरे से जो है फायर करते समय खिड़की के पीछे हटकर फायर किया जाए, ये है। अ, मतलब अगर ये आपने ईंट निकाल दी है तो इसके सामने से ना किया जाए, साइड में होके ऐसे फायर किया जाए, है ना, साइड में होके, ये नहीं कि यहाँ पे खड़े हो गए आप, है ना, तो सामने वाली गोली भी आएगी तो वो भी सीधे
लूप होल से अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर राइफल की जीरोइंग किन किन मौकों पर की जाती है? राइफल की जीरोइंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब राइफल नहीं मिली हो तो आपको जीरोइंग करनी पड़ेगी। रेंज क्लियरिफिकेशन फायर करने से पहले या कंपटीशन में जाने से पहले आपको जो है जीरोइंग करनी चाहिए। जब राइफल एक जवान से दूसरे जवान को दी जाए तो इस जवान का जो है जीरोइंग दूसरा होगा, उस जवान का फायर करने का तरीका दूसरा होगा, तो इसके लिए तब भी जीरोइंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब राइफल की एक्यूरेसी पर शक हो, राइफल की एक्यूरेसी हमको पता ही नहीं है कि भाई हमारी गोली कहाँ लगेगी इस राइफल से, तब भी आप जो है उस राइफल से जीरोइंग कर सकते हैं। लड़ाई में जाने से पहले, अगर आप लड़ाई में जा रहे हैं तो अगर आप उससे पहले अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस लाने के लिए लड़ाई में जाने से पहले जीरोइंग कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर जाने और वहाँ से लौट आने के बाद जो है आप जीरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी कैच के पोजीशन एस और आर का क्या मतलब है? तो ये छूट गया था क्वेश्चन। एस का मतलब है सेफ, यानी कि यहाँ पर आपका अगर सेफ में करते हैं तो आपका जो है फायर बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका फायर नहीं होगा। और आर का मतलब है फायर, यानी कि आर पर लगाने से आपका फायर शुरू हो जाएगा, राइफल आपका फायर करने के लिए जो है तैयार है। सीक्यूबी की लड़ाई में राइफल को ले जाने के कितने तरीके हैं? तो ऊंचा बाएं शस्त्र और तान शस्त्र, जिससे अलर्ट पोजीशन भी कहा जाता है। तो ये दो पोजीशन है। और बात करते हैं, अगर हवा तिरछी चल रही हो तो कौन सा पॉइंट ऑफ एम होगा, उससे एक कम करके लिया जाएगा। तेज हवा की रफ्तार के हिसाब से पॉइंट ऑफ एम होगा, उससे एक जो है कम करके लिया जाएगा। फायरिंग को सुधारने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजें कराई जाती हैं? तो 5 प्रकार की एक्सरसाइज कराई जाती हैं। एमिंग बॉक्स की एक्सरसाइज कराई जाती है, और ये सारी चीज़ें वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं टिन डिस्क एक्सरसाइज, ठीक है, टिन डिस्क एक्सरसाइज। और तीसरा आप यहाँ पे देखेंगे एम करेक्ट एक्सरसाइज। और चौथा आप यहाँ पे देखेंगे बाल और डमी एक्सरसाइज। और पांचवा आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज, यानी खाली टारगेट एक्सरसाइज। ठीक है, ये 5 प्रकार की एक्सरसाइज जो है कराई जाती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज की क्लास का है, इंसास का कैलिबर कितना होता है? तो 5.56 mm, ठीक है, ये जो है इंसास का कैलिबर होता है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास में जो है आपको 137 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको कराए गए हैं। 137 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए गए। और अगली क्लास में भी इसी प्रकार से अलग अलग क्लासें आपकी आएंगी। इंसास की अलग आएगी, एलएमजी की अलग आएगी, 47 की अलग आएगी, एकेएम की अलग आएगी, और फॉर्म सीआरपीएफ के जो फॉर्म हैं उनकी अलग आएगी, और धाराओं की अलग आएगी, कौन कौन सी धाराएं हैं, और अपराध, अधिक जघन्य अपराध, कम जघन्य अपराध, ये सारी चीज़ों की क्लासें जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो है आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।